सेंसेक्स 114 अंक चढ़कर 74,080 पर बंद हुआ, लेकिन निफ्टी 40 अंक गिरकर 24,396 पर आ गया है। यानी निफ्टी 24,400 के अहम स्तर के नीचे बंद हुआ और बाजार में बड़ी तेजी या गिरावट के बजाय उतार चढ़ाव देखने को मिला। बाजार के अंदर तेजी और गिरावट वाले शेयरों की संख्या लगभग बराबर रही। एडवांस डिक्लाइन रेशियो 1:1 का मतलब है कि जितने शेयर ऊपर गए लगभग उतने ही शेयर नीचे भी आए, इसलिए बाजार की दिशा साफ नहीं रही। बैंकिंग शेयरों पर दबाव देखने को मिला और निफ्टी बैंक 251 अंक गिरकर 57,635 पर बंद हुआ। इसके उलट मिड कैप इंडेक्स 97 अंक बढ़कर 64,122 पर पहुंचा, यानी मिड कैप शेयरों ने बाजार को संभालने में मदद की। आदित्य बिरला ग्रुप से जुड़ी रॉयल्टी भुगतान की खबर के बाद ग्रुप के कई शेयर दबाव में रहे। रॉयल्टी का मतलब किसी ब्रांड या नाम का इस्तेमाल करने के बदले उसके मालिक को दिया जाने वाला भुगतान है, जिसे कंपनी के लिए खर्च माना जाता है। हिंडाल्को आज निफ्टी का सबसे ज्यादा गिरने वाला शेयर रहा, जबकि अल्ट्राटेक सीमेंट और ग्रासिम के शेयर भी करीब 2-2% नीचे बंद हुए। यानी रॉयल्टी से जुड़ी खबर का असर आदित्य बिरला ग्रुप की कई कंपनियों में देखने को मिला। दूसरी तरफ टाटा ग्रुप के कुछ शेयरों में रिकवरी देखने को मिली। टाटा कंज्यूमर और टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स निफ्टी के प्रमुख चढ़ने वाले शेयरों में रहे, जिससे ग्रुप के शेयरों में पहले के दबाव के बाद खरीदारों की वापसी का संकेत मिला। आज तिमाही नतीजों का असर भी शेयरों पर साफ दिखाई दिया। एस्ट्रल और सोना के पहली तिमाही यानी अप्रैल-जून के नतीजे बाजार की उम्मीद से बेहतर रहे, जिसके बाद दोनों शेयरों में करीब 8% की तेजी देखने को मिली। पेज इंडस्ट्रीज में इसके उलट तस्वीर रही और शेयर करीब 5% टूट गया। कंपनी के नतीजे बाजार की उम्मीद के मुताबिक नहीं रहे, जिससे साफ होता है कि शेयर बाजार सिर्फ मुनाफा नहीं बल्कि उम्मीद के मुकाबले कंपनी ने कितना अच्छा प्रदर्शन किया, इसे भी देखता है। नाल्को के शेयर में करीब 5% की गिरावट आई और इसकी बड़ी वजह एल्यूमिनियम की कीमतों में रातों रात आई गिरावट रही। कंपनी का कारोबार एल्यूमिनियम से जुड़ा है, इसलिए इसके भाव में कमजोरी से आगे की कमाई पर दबाव की चिंता बढ़ सकती है। फोर्स मोटर्स में करीब 4% की गिरावट रही, जहां निवेशकों ने प्रॉफिट बुकिंग की। इसका मतलब है कि जिन लोगों को शेयर में पहले से मुनाफा हो चुका था, उन्होंने शेयर बेचकर अपना फायदा सुरक्षित कर लिया। ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स का शेयर भी करीब 3% नीचे बंद हुआ। कंपनी के तिमाही नतीजे अगले दिन आने हैं, इसलिए नतीजों से पहले शेयर में दबाव देखने को मिला। गोदरेज कंज्यूमर में आज करीब 3% की तेजी आई। पिछले कारोबारी सत्र में शेयर लगभग 11% गिरा था और आज बड़ी गिरावट के बाद कुछ निवेशकों ने इसे खरीदारी का मौका माना। मिड कैप शेयरों में भारत डायनेमिक्स, अंबर एंटरप्राइजेज, ओबेरॉय रियल्टी और पेटीएम प्रमुख चढ़ने वाले शेयरों में शामिल रहे। इससे पता चलता है कि बड़े इंडेक्स पर दबाव के बावजूद मिड कैप हिस्से में कई शेयरों में अच्छी खरीदारी बनी रही। सनसेरा का शेयर लाल निशान में बंद हुआ, लेकिन दिन के निचले स्तर से इसमें अच्छी रिकवरी हुई। कंपनी के कारोबार को लेकर पॉजिटिव आउटलुक यानी आगे के प्रदर्शन को लेकर सकारात्मक संकेतों ने शेयर को निचले स्तर से संभालने में मदद की। टीवीएस श्रीचक्रा ने पहली तिमाही में अच्छे नतीजे पेश किए और इसका शेयर करीब 3% की बढ़त के साथ बंद हुआ, यानी कंपनी के प्रदर्शन को लेकर बाजार की प्रतिक्रिया सकारात्मक रही। बाजार बंद होने से ठीक पहले खरीदारी अचानक तेज हुई। दोपहर 3:15 पर निफ्टी 24,353 पर था, लेकिन इसके बाद करीब 43 अंक सुधरकर 24,396 पर बंद हुआ, जबकि बैंक निफ्टी 57,591 से करीब 44 अंक रिकवर हुआ। आखिरी मिनटों में सबसे बड़ी रिकवरी सेंसेक्स में दिखाई दी। 3:15 पर सेंसेक्स 77,862 पर था और बाद में करीब 218 अंक सुधरकर 78,080 पर बंद हुआ। यानी बड़े शेयरों में अंतिम समय की खरीदारी ने बाजार को निचले स्तर से संभाल लिया। पूरे दिन की तस्वीर देखें तो बाजार ऊपर से शांत रहा, लेकिन अलग अलग शहरों में काफी हलचल रही। सेंसेक्स बढ़ा, निफ्टी 24,400 के नीचे फिसला, बैंक निफ्टी कमजोर रहा और मिड कैप इंडेक्स ने बेहतर प्रदर्शन किया। कुल मिलाकर आदित्य बिरला ग्रुप के शेयरों पर रॉयल्टी की खबर का दबाव रहा, जबकि टाटा ग्रुप के कुछ शेयरों में रिकवरी आई। वहीं बेहतर तिमाही नतीजों पर एस्ट्रल और सोना करीब 8% चढ़े, जबकि कमजोर नतीजों के कारण पेज इंडस्ट्रीज करीब 5% टूट गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर टैरिफ बढ़ाने की कोशिशों के बीच व्लादिमीर पुतिन ने भारत के साथ रिश्तों को लेकर बड़ा संकेत दिया है। उन्होंने कहा कि इंडिया उन प्रमुख देशों में शामिल है जो रूस के नॉर्दर्न सी रूट पर सहयोग बढ़ाने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। नॉर्दर्न सी रूट रूस के आर्कटिक तट से होकर गुजरने वाला समुद्री रास्ता है जो अटलांटिक और पैसिफिक महासागरों को जोड़ता है। रूस इसे यूरोप और एशिया के बीच स्वेज कैनाल वाले पारंपरिक रास्ते के मुकाबले छोटा विकल्प बनाने की दिशा में विकसित कर रहा है, जिससे कुछ यात्राओं में 10 से 14 दिन तक का समय बच सकता है।
भारत के लिए इस रूट की अहमियत सिर्फ शिपिंग तक सीमित नहीं है। नॉर्दर्न सी रूट से रूस के साथ व्यापार, एनर्जी सिक्योरिटी और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क मजबूत हो सकता है और ये चेन्नई व्लादिवोस्तोक ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर यानी INSTC जैसे कनेक्टिविटी। जुलाई में भारत का ट्रेड डेफिसिट बढ़कर 31.98 अरब डॉलर हो गया, जो पिछले साल 27.87 अरब डॉलर था। वजह रही कि इंपोर्ट्स की बढ़त एक्सपोर्ट्स से ज्यादा रही। जुलाई में एक्सपोर्ट्स 19% बढ़कर 44.24 अरब डॉलर और इंपोर्ट 17.5% बढ़कर 76.22 अरब डॉलर हो गया। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंजीनियरिंग गुड्स के एक्सपोर्ट में मजबूती रही। वेस्ट एशिया को भारत का एक्सपोर्ट 8.62% बढ़कर 5.7 अरब डॉलर हुआ। वहीं FY27 के पहले 4 महीनों में गोल्ड इंपोर्ट्स 11.46 अरब डॉलर से बढ़कर 15.17 अरब डॉलर पहुंच गया। इंडिया US ट्रेड टॉक्स जारी हैं और कुछ भारतीय इंपोर्ट्स पर अमेरिका ने अतिरिक्त 10% एड वैलोरम ड्यूटी लगाई है। वहीं करीब 45% इंडियन एक्सपोर्ट्स इस अतिरिक्त ड्यूटी से बाहर हैं और दोनों देश ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत कर रहे हैं। वेलस्पन लिविंग का Q1 नेट प्रॉफिट 84% बढ़कर 160 करोड़ रुपए और रेवेन्यू 23% बढ़कर 2,795 करोड़ रुपए रहा। एबिडा भी 42% बढ़कर 321 करोड़ रुपए पहुंचा और मार्जिन 10% से सुधरकर 12% हो गया, जो लगातार तीसरी तिमाही में मार्जिन सुधार है। होम टेक्सटाइल्स कारोबार में रेवेन्यू 2,680 करोड़ रुपए और एबिडा 314 करोड़ रुपए रहा। इसके एक्सपोर्ट्स 28.1% बढ़े, जबकि US पिलो बिजनेस का रेवेन्यू सालाना आधार पर 2.3 गुना हुआ और कंपनी FY27 में इसे 2 गुना करके $60 मिलियन करने के लक्ष्य पर कायम है। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स का Q1 रेवेन्यू 9% बढ़कर 95,799 करोड़ रुपए हो गया, लेकिन एबिडा 20% गिरकर 6,176 करोड़ रुपए रहा। एबिडा मार्जिन भी 8.8% से घटकर 6.5% हो गया, जिस पर रॉ मटेरियल कॉस्ट्स और 150 करोड़ रुपए के FX लॉस का दबाव रहा। इंडिया पैसेंजर व्हीकल बिजनेस में Q1 वॉल्यूम्स सालाना आधार पर 46% बढ़े, जबकि वाहन मार्केट शेयर 14.3% और EV मार्केट शेयर 39% रहा। यानी घरेलू बाजार में डिमांड और EV कारोबार की स्थिति मजबूत बनी हुई है। जैगवार लैंड रोवर यानी JLR का Q1 रेवेन्यू 10% घटकर करीब 57,152 करोड़ रुपए और एबिडा 21% गिरकर करीब 4,620 करोड़ रुपए रहा। JLR वॉल्यूम्स भी 9% घटे। हालांकि कंपनी रेंज रोवर इलेक्ट्रिक और जैगवार टाइप 01 समेत 4 नए BEV मॉडल्स लॉन्च करने की तैयारी में है। करण तौरानी ने फूड डिलीवरी और क्विक कॉमर्स सेक्टर में जोमैटो को अपनी पसंद बढ़ाकर 85 से 90% कर दी है, जो पहले 70 से 75% थी। वहीं स्विगी पर उन्होंने सावधानी बरतने की सलाह दी और इसे हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड बताया। जोमैटो के क्विक कॉमर्स बिजनेस ब्लिंकिट को लेकर तौरानी का भरोसा ज्यादा है। उनका मानना है कि जोमैटो को 2029 तक 5,000 करोड़ एडजस्टेड एबिडा का लक्ष्य हासिल करने के लिए करीब 40% की लगातार क्वार्टरली ग्रोथ बनाए रखनी होगी, जबकि स्विगी का इंस्टामार्ट अभी ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी के बीच संघर्ष कर रहा है। रिटेल में ट्रेंट उनकी टॉप पिक बनी हुई है, जबकि मीडिया सेक्टर में सन टीवी और PVR इनॉक्स पसंदीदा शेयर है। अल्कोहलिक बेवरेजेस में वो यूनाइटेड स्पिरिट्स और रेडिको खैतान को यूनाइटेड ब्रूअरीज से बेहतर मानते हैं। वहीं तिलक नगर इंडस्ट्रीज और एलाइड ब्लेंडर्स को तमिलनाडु में लिकर रिटेल पॉलिसी में बदलाव का फायदा मिल सकता है। होनासा कंज्यूमर का Q1 में नेट प्रॉफिट 118% बढ़कर 90 करोड़ रुपए हो गया, जबकि रेवेन्यू 27% बढ़कर रिकॉर्ड 756 करोड़ रुपए पहुंचा। एबिडा भी 45.7 करोड़ रुपए से बढ़कर 110 करोड़ रुपए हो गया और मार्जिन 7.68% से सुधरकर 14.57% रहा। मामा अर्थ की फोकस कैटेगरीज में 35% से ज्यादा की ग्रोथ रही, जबकि द डर्मा को ने 1,000 करोड़ रुपए का NSV ARR पार किया। यंगर ब्रांड्स भी 40% से ज्यादा बढ़े और BTM वेंचर्स का ARR 150 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया। सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया का Q1 नेट प्रॉफिट 92.7% बढ़कर 652.6 करोड़ रुपए और रेवेन्यू 71% बढ़कर 3,688 करोड़ रुपए रहा। एबिडा 93% बढ़कर 1,035 करोड़ रुपए हुआ और मार्जिन 24.8% से बढ़कर 28% पहुंचा। कंपनी के डिफेंस बिजनेस में 123% की तेज ग्रोथ हुई और कुल ऑर्डर बुक 21,350 करोड़ रुपए रहा। सोलर इंडस्ट्रीज ने 2027 के लिए 14,000 करोड़ रुपए का ग्रोथ गाइडेंस बरकरार रखा है और पूरे साल 2,050 करोड़ रुपए कैपेक्स का प्लान है।
गोदरेज इंडस्ट्रीज का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 18.7% गिरकर 284 करोड़ रुपए रहा, लेकिन रेवेन्यू 22% बढ़कर 5,448 करोड़ रुपए और एबिडा 52% बढ़कर 604 करोड़ रुपए पहुंचा। एबिडा मार्जिन भी 8.9% से सुधरकर 11% हुआ। गोदरेज प्रॉपर्टीज की Q1 बुकिंग वैल्यू 22% बढ़कर 8,651 करोड़ रुपए रही और कंपनी ने 3,738 यूनिट्स बेची। वहीं क्रॉप केयर रेवेन्यू घटकर 349 करोड़ रुपए रहा, जबकि एनिमल न्यूट्रिशन में कैटल फीड वॉल्यूम्स करीब 15% बढ़े। मैक्स हेल्थ केयर का Q1 नेट प्रॉफिट 3% बढ़कर 357 करोड़ रुपए और रेवेन्यू 15.2% बढ़कर 2,835 करोड़ रुपए रहा। एबिडा भी 15% बढ़कर 704 करोड़ रुपए रहा, लेकिन मार्जिन मामूली घटकर 24.8% रह गया। कंपनी के बोर्ड ने नए हॉस्पिटल ब्लॉक के लिए 425 करोड़ रुपए कैपेक्स को मंजूरी दी है। इसके अलावा मेडिकल कॉलेजेस और मेडिकल इंस्टीट्यूशन स्थापित करने के प्रस्ताव को भी इन प्रिंसिपल मंजूरी मिली है। इप्का लैब्स का Q1 नेट प्रॉफिट 72.5% बढ़कर 402 करोड़ रुपए हो गया, जबकि रेवेन्यू 20.8% बढ़कर 2,788 करोड़ रुपए पहुंचा। एबिडा 60.8% बढ़कर 669 करोड़ रुपए रहा और मार्जिन 18% से बढ़कर 24% हो गया। अच्छे नतीजों के बाद इप्का लैब्स का शेयर इंट्राडे करीब 7.8% चढ़कर 1,905 रुपए तक पहुंचा। साल 2026 में अब तक शेयर करीब 30.2% ऊपर है, हालांकि पिछले एक महीने में इसमें 0.2% की गिरावट रही। मिंडा कॉर्पोरेशन का Q1 नेट प्रॉफिट 65.5 करोड़ रुपए से बढ़कर 206 करोड़ रुपए हुआ, जबकि रेवेन्यू 33% बढ़कर 1,846 करोड़ रुपए रहा। एबिडा 35% बढ़कर 211 करोड़ रुपए हुआ और मार्जिन 11.28% से सुधरकर 11.46% हो गया। हालांकि प्रॉफिट में 106 करोड़ रुपए का एक्सेप्शनल गेन शामिल था, जो मिंडा वेस्ट के कंसोलिडेशन से आया। कंपनी ने Q1 में ग्रुप कंपनीज में 63 करोड़ रुपए निवेश किया और नए बिजनेस विंस के साथ टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट डेवलपमेंट पर फोकस जारी रखा। शारदा एनर्जी एंड मिनरल्स का Q1 नेट प्रॉफिट 9.4% बढ़कर 478 करोड़ रुपए और ईबिडा 9.4% बढ़कर 762 करोड़ रुपए रहा। नतीजों में सिक्किम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की रेगुलेटरी अप्रूवल से 110 करोड़ रुपए का वन टाइम नेट बेनिफिट भी शामिल रहा। कंपनी जून 2026 तक स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड दोनों स्तर पर डेट फ्री हो गई है और लिक्विडिटी 2,500 करोड़ रुपए से ज्यादा रही। साथ ही रायपुर में 30 मेगावाट कैप्टिव पावर प्लांट शुरू होने वाला है और 2027 के अंत तक माइनिंग कैपेसिटी बढ़ाकर 7.1 मिलियन टन करने का लक्ष्य है। L&T को इंडिया की सबसे बड़ी NVIDIA B300 AI फैक्ट्री बनाने के लिए 15,000 करोड़ रुपए तक का मेगा ऑर्डर मिला है। कंपनी चेन्नई डेटा सेंटर कैंपस में NVIDIA B300 इंफ्रास्ट्रक्चर लगाएगी, जिससे टुगेदर AI के बड़े AI ट्रेनिंग और इन्फ्रेंस वर्कलोड्स को सपोर्ट किया जाएगा। शिप रॉकेट IPO को दूसरे दिन अब तक 1.87 गुना सब्सक्रिप्शन मिला है। ग्रे मार्केट में शेयर अपर प्राइस बैंड के मुकाबले करीब 35% प्रीमियम पर चल रहा है, जिससे लिस्टिंग से पहले मजबूत इन्वेस्टर इंटरेस्ट का संकेत मिल रहा है। अमागी मीडिया लैब्स का शेयर Q1 के अच्छे नतीजों के बाद 13.8% तक चढ़कर 727 रुपए के नए हाई पर पहुंचा। शेयर इशू प्राइस 361 रुपीस से करीब 101% और लिस्टिंग प्राइस 317 रुपीस से करीब 129% ऊपर है। NBCC को लद्दाख में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए ITBP से 234.78 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। इसमें 28 बॉर्डर आउटपोस्ट के कंस्ट्रक्शन और रीडेवलपमेंट के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज शामिल हैं। शालीमार पेंट्स के बोर्ड ने इंफ्रा मार्केट की पेरेंट कंपनी हेला इंफ्रा मार्केट के साथ रिवर्स मर्जर को मंजूरी दे दी है। प्रस्तावित शेयर स्वैप डील में हेला इंफ्रा मार्केट के शेयर होल्डर्स को शालीमार पेंट्स के इक्विटी शेयर्स और CCPS मिलेंगे। JTE इंडिया का Q1 नेट प्रॉफिट 42.5% से ज्यादा गिरकर 6.22 करोड़ रुपए रह गया, जो पिछले साल 10.82 करोड़ रुपए था। कमजोर प्रॉफिट के बाद शेयर में करीब 8% की गिरावट देखने को मिली। जुबिलेंट फूड वर्क्स का Q1 पैट 4.3% बढ़ा, जबकि रेवेन्यू और ईबिडा में इससे बेहतर ग्रोथ रही और ऑपरेटिंग मार्जिन 19.5% पहुंच गया। सीक्वेंशियल आधार पर पैट 63.5% और रेवेन्यू 10% बढ़ा। GIC री का Q1 प्रॉफिट 31% गिरकर 1744 करोड़ रुपए रह गया, जबकि अंडरराइटिंग लॉसेस 2 गुने से ज्यादा बढ़ गए। कंपनी का कंबाइंड रेशियो भी बढ़कर करीब 108% हो गया, जो इंश्योरेंस बिजनेस में दबाव का संकेत है।
गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स के फ्लोरोपॉलिमर्स और फ्लोरोकेमिकल्स कारोबार में मजबूत ऑपरेशनल परफॉर्मेंस और हाई यूटिलाइजेशन बनी हुई है। हालांकि आगे की री रेटिंग के लिए एडवांस्ड बैटरी मटेरियल्स बिजनेस को अगले 2 वर्षों में तेजी से स्केल करना अहम रहेगा। टेगा इंडस्ट्रीज का Q1 में रेवेन्यू 356 करोड़ रुपए से बढ़कर 1723 करोड़ रुपए हो गया, लेकिन कंपनी 35 करोड़ रुपए के प्रॉफिट से 86 करोड़ रुपए के लॉस में चली गई। यानी कमाई बढ़ने के बावजूद कंपनी मुनाफा नहीं बचा पाई। डीसीएम श्रीराम का Q1 नेट प्रॉफिट 85.5% गिरकर 1.55 करोड़ रुपए रह गया, जबकि रेवेन्यू लगभग स्थिर रहकर 293.63 करोड़ रुपए रहा। ईबिटडा भी 75% गिरा और मार्जिन 9.88% से घटकर 2.44% रह गया। आईजीएल का Q1 नेट प्रॉफिट तिमाही आधार पर 29.5% घटकर 240 करोड़ रुपए रहा, जबकि रेवेन्यू 10% बढ़कर 4,586 करोड़ रुपए पहुंचा। ईबिटडा 30.4% गिरकर 293 करोड़ रुपए रहा और मार्जिन 10% से घटकर 6.4% रहा। हालांकि सीएनजी और पीएनजी वॉल्यूम में सालाना बढ़त रही। कावेरी सीड का Q1 नेट प्रॉफिट 14% घटकर 279.8 करोड़ रुपए रहा और रेवेन्यू भी 14% घटकर 742 करोड़ रुपए रहा। ईबिटडा 13% घटकर 293 करोड़ रुपए हुआ, लेकिन ईबिटडा मार्जिन मामूली सुधार के साथ 39.4% से बढ़कर 39.6% रहा। V2 रिटेल का Q1 नेट प्रॉफिट 70% बढ़कर 41.9 करोड़ रुपए पहुंचा, जबकि रेवेन्यू 58% बढ़कर 997 करोड़ रुपए पहुंचा। ईबिटडा भी 60% बढ़कर 139 करोड़ रुपए रहा और ईबिटडा मार्जिन 13.8% से मामूली सुधार के साथ 14% रहा। V2 रिटेल के शेयर ने 1 साल में करीब 28% और 3 इयर्स में 1605% का रिटर्न दिया है। हालांकि हाल में परफॉर्मेंस कमजोर रहा और 3 मंथ्स में शेयर करीब 7.27% नीचे है। किर्लोस्कर इलेक्ट्रिक का Q1 नेट लॉस 5.99 करोड़ रुपए रहा, जबकि पिछले साल 0.42 करोड़ रुपए का प्रॉफिट था। रेवेन्यू भी 21.5% गिरकर 103.85 करोड़ रुपए रहा, यानी कंपनी की कमाई और मुनाफे दोनों पर दबाव आया। कंपनी का ईबिटडा पिछले साल के 6.88 करोड़ रुपए के प्रॉफिट से घटकर 0.37 करोड़ रुपए के लॉस में आ गया। किर्लोस्कर इलेक्ट्रिक इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए हैवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट और रोटेटिंग मशीनरी बनाती और उनकी सर्विसिंग करती है। बजाज हिंदुस्तान का Q1 नेट लॉस बढ़कर 184.65 करोड़ रुपए हो गया, जो पिछले साल 173 करोड़ रुपए था। रेवेन्यू 9.8% घटकर 1125 करोड़ रुपए रहा, जबकि शुगर रेवेन्यू 1041 करोड़ रुपए और डिस्टिलरी रेवेन्यू 111 करोड़ रुपए रहा। कंपनी का ईबिटडा लॉस भी 26.85 करोड़ रुपए से बढ़कर 119.72 करोड़ रुपए हो गया। कमजोर नतीजों के बाद शेयर में दबाव आया और यह दिन के हाई से 3% से ज्यादा नीचे फिसल गया।